नमस्कार दोस्तों, सिंपलीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के YouTube चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल में आपको लाई जाती है कुछ ना कुछ रोचक जानकारी, तो कुछ ना कुछ रोचक ऐसी जानकारी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित हो, ये आपके इस चैनल में आपको प्रोवाइड कराया जाता है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान की दुर्ग एवं स्थापत्य कला के बारे में कुछ जानकारियां। दोस्तों, स्थापत्य कला एक अपने आप में एक बृहद विषय है और उस विषय से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ये दोस्तों कला एवं संस्कृति के भाग में सम्मिलित होता है। अब बात आती है कि स्थापत्य कला क्या है, स्थापत्य कला में क्या चीजें शामिल होती हैं, स्थापत्य कला का राजस्थान में विकास कहां से प्रारंभ हुआ, फिर स्थापत्य कला किस समय पर अपने चरम पर थी राजस्थान के संदर्भ में, इन सब बातों की हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर स्थापत्य कला क्या है। दोस्तों, स्थापत्य कला का आशय ये है कि स्थापत्य कला के को हम एक दूसरे शब्द से भी जानते हैं, उसको कहते हैं वास्तुकला। दोस्तों, वास्तुकला जो शब्द है वो आपके बांस धातु से बना है और बांस का मतलब होता है निवास करना, यानी निवास करने से संबंधित। यानी इसका आशय ये हुआ कि जो कोई भी मनुष्य अपने निवास करने से संबंधित जो भी रचनाएं करता है, जो भी चीजें बनाता है, वो सब वास्तुकला में सम्मिलित होती हैं। चाहे वो किसी का निजी मकान हो, सड़कें हो, भवन हो, नगर नियोजन हो, या आपके कोई महल हो, या स्मारक हो, या दुर्ग हो, या मंदिर हो, या कोई आपका छतरी हो, जो भी आपकी रचना, जो भी चीज व्यक्ति अपने निवास करने के लिए बनाता है, वो सब वास्तुकला में सम्मिलित होता है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि राजस्थान में वास्तुकला का प्रारंभ कहां से हुआ है। दोस्तों, जिस प्रकार से भारत की जो प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके समकालीन राजस्थान में एक सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता। दोस्तों, आप जानते हैं कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, यानी यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां अधिक मिली थी, इसलिए इसको कालीबंगा सभ्यता कहते हैं। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता में भी नगर नियोजन के बहुत अच्छे प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, वहां पर आपके विशेषकर ईंटों से बने भवन मिले हैं, आपके गोलाकार कुएं मिले हैं, आपकी सड़कें मिली हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपकी अग्नि वेदियां मिली हैं। ये सब प्रमाणित करती हैं कि वहां पर नगर नियोजन और वहां के लोग भवन निर्माण में कितने निपुण थे। वहां पर भवन निर्माण में ईंटों का अधिक प्रयोग किया गया है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में स्थापत्य कला का विकास कालीबंगा सभ्यता से ही हो गया था। दोस्तों, इसके अलावा सोंती सभ्यता जो बीकानेर में पाई गई थी, दोस्तों उस सोंती सभ्यता में भी हमारे सभ्यता के स्थापत्य कला के विकास के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा आपके अगर आप दक्षिण पश्चिम में जाते हैं तो आहड़ और गिलूंड जो आपके उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर भी स्थापत्य कला के काफी नमूने हमें प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हम चर्चा करें इसके बाद जो आपका आता है वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में भी दोस्तों आपके राजस्थान में जो है पुष्कर नगर का विशेषकर उल्लेख मिलता है आपके पौराणिक आख्यानों में, और आपके विराट नगर का उल्लेख मिलता है। तो इससे यह प्रमाणित होता है उस समय भी स्थापत्य कला का विकास राजस्थान में हो चुका था। इसके अतिरिक्त यदि हम आगे बढ़े दोस्तों, तो आपके ऋग्वैदिक काल के बाद आता है मौर्य काल। मौर्य काल में दोस्तों आपके जो है विराट नगर, बैराट जो है, इन स्थानों पर भी कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे प्रमाणित होता है कि राजस्थान में उस समय स्थापत्य कला का विकास तेजी से हो रहा था। दोस्तों, इसके बाद आती है बात मौर्य और मौर्योत्तर काल की, तो वहां पर भी आप देख पाते हैं विराट नगर जो है आपका बैराट है, वहां पर मौर्य और मौर्योत्तर काल के दौरान स्थापत्य कला का जो विकास हुआ है उसके प्रमाण हमको मिलते हैं। आगे हम चर्चा करें तो मौर्योत्तर काल के बाद फिर गुप्त और गुप्तोत्तर काल जो आता है, तो उसमें आपको डबोक, भरतपुर, अमझेरा, मैनाल ऐसे स्थान है जहां पर नगरों के विकास के प्रमाण मिले हैं, और उससे प्रमाणित होता है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का विकास बहुत तेजी से हो रहा था। लेकिन दोस्तों, स्थापत्य कला का विकास जिस प्रकार से हो रहा था वो अपने चरम पर अगर पहुंचती है तो पहुंचती है राजस्थान में राजपूत जब काल आता है, यानी राजपूत एज आता है जो 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक चला था। दोस्तों, उस समय जो है राजस्थान में एक राजपूत जो शासन था, राजपूतों का एक काल था, उस दौरान स्थापत्य कला बहुत अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। यानी हम कह सकते हैं कि वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था, क्योंकि
राजपूत जो थे वो अपने न केवल वीरता और शौर्य के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उन्होंने कलाओं का बहुत संरक्षण किया है। चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे साहित्य का विकास की बात हो, उन्होंने अपने यहाँ इस प्रकार के कलाकारों को सम्मान दिया, प्रश्रय दिया, और उसी का परिणाम है कि आज हम जहां कहीं भी जाते हैं दोस्तों, वहां पर आपको कोई ना कोई किला, कोई ना कोई स्मारक, कोई ना कोई बावड़ी, कोई ना कोई छतरी आपको अवश्य देखने को मिलती है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि प्रत्येक 16 किलोमीटर पर आपको एक दुर्ग देखने को मिल ही जाएगा। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा, अकेले मेवाड़ में ही 48 दुर्गों का निर्माण किया गया, और उन 48 दुर्गों में से भी 32 दुर्गों का निर्माण जो है राणा कुंभा ने स्वयं कराया था। इससे ये प्रमाणित होता है कि राजपूत काल में जो शासक थे उनको स्थापत्य कला में कितनी रुचि थी, और उन्होंने राजस्थान की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा योगदान दिया था। इसके बाद आता है दोस्तों चर्चा का विषय कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, दुर्गों के प्रकार के बारे में चाणक्य यानी कौटिल्य के विचार के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के हैं। एक आपका औद्योगिक दुर्ग, एक आपका वन दुर्ग, एक आपका धावन दुर्ग, और एक आपका जो है पार्वत दुर्ग। इस प्रकार से उन्होंने 4 दुर्ग का प्रकार बताए। शुक्र नीति के अनुसार आपके 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं दोस्तों। और फिर राजस्थान में जो दुर्ग बनाए गए उनकी भी अपनी विशेषताएं। इन सब बातों को हम अब बोर्ड पर देखने जा रहे हैं दोस्तों। एक बार बोर्ड पर रिवाइज कर लेते हैं वो सब बातें जो आपको अभी बताई गई हैं। देखिए, स्थापत्य कला क्या है दोस्तों। स्थापत्य कला का जो आपको अभी बताया था कि स्थापत्य कला को वास्तुकला भी कहते हैं, और वास्तुकला का आशय है बांस धातु से बना है, यानी निवास करने से संबंधित जो कुछ ही बनाया जाता है वो सब वास्तुकला यानी स्थापत्य कला में सम्मिलित होता है। चाहे वो आपका कोई भवन हो, स्मारक हो, छतरी हो, बावड़ी हो, महल हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, सब वास्तुकला में सम्मिलित होते हैं। दूसरा यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, राजस्थान की स्थापत्य कला में क्या शामिल है। तो दोस्तों, आपको याद होना चाहिए किले, राजप्रसाद, आपका मंदिर, छतरियां, स्मारक, जो कुछ भी है वो सब आपके स्थापत्य कला में सम्मिलित होते हैं। अगला आपका प्रश्न है, राजस्थान में स्थापत्य कला का विकास कैसे हुआ है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर हम इन बिंदुओं के आधार पर दे सकते हैं। नंबर 1 तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के समय कालीबंगा जो सभ्यता थी, आपकी सौती सभ्यता जो थी, सरस्वती और दर्शनी नदी के किनारे ये इनका विकास हुआ है। ईंटों से बने भवन मिले हैं, इससे प्रमाणित होता है। सड़कें मिली हैं, नालियां मिली हैं, गोल कुएं मिले हैं, वेदियां मिली हैं। यहाँ तक कि अगर दक्षिण पश्चिम में जाएं तो आहड़ और गिलुंड सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे, जिसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ, महाभारत काल में विराटनगर जो है उसका उल्लेख मिलता है, बैराट का उल्लेख मिलता है, पुष्कर नगरों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे प्रमाणित होता है कि ऋग्वैदिक काल में भी नगरों के विकास का क्रम जारी था। इसके बाद मौर्य काल की चर्चा करें तो दोस्तों, मौर्य काल में बेड़स नदी के किनारे और मध्यमिका चित्तौड़गढ़, जिसको आप आधुनिक चित्तौड़गढ़ कहते हैं दोस्तों, उसको मध्यमिका कहते थे, और वो जो है बेड़स नदी के किनारे जो है नगरों का विकास हुआ, इसका भी प्रमाण मिला है। और चित्तौड़गढ़ जो है, मध्यमिका जो है, उसके भी उस नगर के भी बारे में भी पौराणिक आख्यानों में जानकारी मिलती है, और ये प्रमाणित होता है कि मौर्य काल में मध्यमिका नामक नगर विकसित हो चुका था। फिर अब चर्चा होती है दोस्तों गुप्त और गुप्तोत्तर काल की, तो उसमें मैनार, अमझेरा, डबोक और भरतपुर, ये 4 जो है नगरों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, और ये प्रमाणित करता है उस समय स्थापत्य कला कितने उच्च शिखर पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद आती है राजपूत काल। दोस्तों, राजपूत काल को तो राजस्थान में स्थापत्य कला के विकास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही जो उन्होंने कला को काफी प्रश्रय दिया था। चाहे वो वास्तुकला की बात हो, चाहे आपके साहित्य की, विशेषकर वो कला प्रेमी थे, वीर थे, शूरवीर भी थे, लेकिन कला के प्रेमी भी थे। तो देखिए, 7वीं से 13वीं शताब्दी में राजपूतों के लिए वीरता और रक्षा के प्रतीक होते थे किले, उनकी धार्मिक प्रवृत्ति के कारण मंदिरों का निर्माण। आपको ये विशेषता आपको जरूर देखने को मिलेगी कि उन्होंने जितने अधिक किले बनवाए, जितने अधिक उन्होंने दुर्ग बनवाए दोस्तों, उतने ही उन्होंने मंदिरों का निर्माण भी कराया था। उनके सबके अपने इष्ट देवी देवता थे, और अपने इष्टों को समर्पित करते उन्होंने मंदिरों का निर्माण भी कराया था। नगरों की सुरक्षा और रक्षा की दृष्टि से नगर नियोजन होता था, उस हिसाब से नगर बनाया जाता था ताकि वो सुरक्षित रहे। ज्यादातर नगरों को पहाड़ों में जो है, दुर्गम जंगलों में या पहाड़ों के ऊपर बसाया गया है, और समतल जो पहाड़ है, ऊंचाई पर स्थित पहाड़ है, उनके ऊपर समतल भूमि को चुना गया ताकि कृषि भूमि भी रह सके, वहां पर जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, और कोई बाहरी आक्रमण से हम उसकी रक्षा कर सकें। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक तार्किक तरीके से नगरों को बसाया जाता था, और तार्किक तरीके से दुर्गों को बनाया जाता था। इसके अलावा आपके देखिए भीनमाल, चित्तौड़, ओसिया, रणथंभौर, झालरापाटन, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, अजमेर, ये सब जो है उस समय अपने अपने समय पर इनका
स्थापना की गई है। आपने इतिहास में पढ़ा है, इनकी स्थापना जो है अलग अलग राजाओं ने अपने अपने टाइम पर की है दोस्तों, अपनी सुविधा अनुसार। इसके अलावा देखिए यहाँ पर राणा कुंभा को जो है राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता दोस्तों, और उसी के दरबार में शिल्पी नामक एक मंडन था, उसने जो है वास्तुकला के ऊपर काफी लिखा है, और उसकी प्रमुख रचनाओं को 5 रचनाओं को हम याद कर सकते हैं। एक तो आपका है देव मूर्ति प्रकरण, प्रासाद मंडन, राजबल्लभ, रूप मंडन और वास्तु मंडन। दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए कि जितने भी आपके नगरों का नियोजन किया गया है, जितने भी आपके दुर्ग स्थापित किए गए हैं, उन सबको कुछ ना कुछ अलग तरीके से तर्क देखते हुए या उसका एक वैज्ञानिक कारण ढूंढते हुए उनका विकास किया गया है। जैसे आपका दुर्ग है, आपका बूंदी का दुर्ग है, तो बूंदी के दुर्ग को पानी की उपलब्धता के आधार पर पहाड़ी पर विकसित किया गया। आपका अजमेर जो दुर्ग है उसकी भी एक आप अलग ही अगर उसका अवलोकन करोगे तो उसमें आपको अलग विशेषता नजर आएंगी। जयपुर शहर जो है जिसको बसाया गया था, तो जयपुर शहर को जो बसाया गया था दोस्तों, उसके जो वास्तुकार थे वो विद्याधर थे, और उन्होंने 9 वर्गों पर जयपुर शहर को बसाया है। 10 लाइनों को पूर्व से पश्चिम तक और 10 लाइनों को उत्तर से दक्षिण तक अगर उनको खींचा जाए तो उसके बाद जो संरचना प्राप्त होती है वैसे ही आपको कुछ संरचना आपके जयपुर नगर नियोजन में देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा वहां पर जयपुर में 2 चौपड़ बनाई गई हैं, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़। दोनों चौपड़ों पर आपके फव्वारों का प्रयोग किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में जितने भी नगरों का विकास किया गया है सुनियोजित ढंग से किया गया है, वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। इसके बाद आती है आपकी बात राजस्थान में दुर्गों की। दोस्तों दुर्गों की जहां तक बात है, दुर्ग हमारे स्थापत्य कला के एक महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। कोई भी राजा हो, चाहे वो छोटा सा सामंत हो, तो उसने भी दुर्ग बनवाया है, और दुर्ग बनवाने के पीछे लॉजिक भी था दोस्तों। दुर्ग एक शौकिया तौर पर नहीं बनवाए गए हैं। दुर्ग जो है उनके बनाने के बहुत बड़े बड़े कारण थे। जैसे कि सबसे पहली बात तो निश्चित रूप से जो राजा थे उनको अपने बाहरी आक्रमण का हमेशा डर लगा रहता था, उससे सेफ्टी के लिए उन्होंने बड़े बड़े दुर्ग बनाए हैं। और दोस्तों इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए भी दुर्गों की आवश्यकता थी। किसी प्रकार की विषम परिस्थिति में दुर्ग जो है वो निश्चित रूप से उनकी मदद करते थे, इसलिए उन्होंने दुर्गों को जो बनाया था, उन दुर्गों में आप देखेंगे कि उन्होंने विशाल दीवारें बनाई हैं। बहुत लंबी लंबी आपको परकोटा मिलेगा। हर दुर्ग का आप देखोगे, कई दुर्गों की तो 32 किलोमीटर तक की परकोटे की लंबाई बताई गई है। इसके अलावा आपके विशाल बुर्जें बनाई हैं। इसके अलावा उन्होंने चारों ओर गहरी खाइयां बनाई है। इसके अलावा आपके जो है सुरंग बनाई है, ताकि अगर विपरीत परिस्थिति पैदा होती है तो वहां से गुप्त जा सकते हैं। गुप्त रास्ते बनाए हैं जिससे वो ही जा सकते हैं, बाहरी आक्रमण होने पर बाहरी जो दुश्मन है उसको पता ही नहीं चलेगा कि किस रास्ते से वो निकल गए। इसके अलावा दोस्तों पानी की अच्छी व्यवस्था उसी के अंदर होती थी। किले के अंदर शस्त्रागार रखा जाता था, सैनिकों के रहने के लिए एक स्पेशल रूम हुआ करते थे, राजप्रसाद हुआ करता था। कहने का मतलब ये है कि सर्व सुविधाओं से युक्त दुर्ग हुआ करते थे, ताकि हर प्रकार की परिस्थिति में दुर्ग जो था वो एक प्रकार का सहायता करता था दोस्तों। दुर्ग निश्चित रूप से भी कोई भी विषम परिस्थिति पर प्रजा दौड़ करके उन्हीं दुर्गों में शरण लेती थी। इस प्रकार से दुर्गों का राजस्थान में विशेष महत्व है। दुर्गों की विशेषताओं का अपना एक महत्व है, उनका एक वैज्ञानिक कारण है। इसके बाद आती है बात दोस्तों आपके दुर्गों के प्रकारों की। जहां तक बात की जाए तो चाणक्य ने दुर्गों को ऐसा भी कहा जाता है कि राजस्थान में प्रत्येक 16 किलोमीटर पर आपको एक दुर्ग मिल जाएगा। आपको पहले ही बताया जा चुका है दोस्तों, दुर्गों को बहुत ज्यादा विकसित किया गया था। राजस्थान में दुर्गों के प्रकार जो है, अगर उनकी चर्चा करें तो चाणक्य के अनुसार आपके 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं: औद्योगिक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, वन दुर्ग और धनबन दुर्ग। जबकि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार हैं: एरन दुर्ग, पारीक दुर्ग, पारित दुर्ग, वन दुर्ग, धन दुर्ग, आपके जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, सैन दुर्ग और सहाय दुर्ग। दोस्तों इनके बारे में थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी लिखी हुई है। जैसे एरन दुर्ग है आपका, तो एरन दुर्ग जो है उसमें कांटे, खाई और पत्थर से उसको इतना दुर्गम बनाया जाता था कि दुश्मन कभी उन तक पहुंच ना सके, उस दुर्ग पर कब्जा ना कर सके। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ए रण लड़ लो तुम मुझसे, आप जीत नहीं पाओगे, क्योंकि हमने कांटे, खाई और पत्थर आपके किले के चारों ओर बिछा रखे, आप कैसे भी आ नहीं सकते, कैसे भी रण लड़ लो। इसके बाद आता है पारीक दुर्ग। पारीक का मतलब परखा जाता है, आप इस खाई को पार करके तो आओ, आप खाई को पार नहीं कर पाओगे। दोस्तों पारीक में खे शब्द पीछे छिपा हुआ है, उससे भी आप याद रख सकते हैं, जिसके चारों ओर खाई हो, पारीक दुर्ग है। इसके बाद आता है आपका पारीक दुर्ग। देखो पारी शब्द जो दोस्तों परिधि से बना है। परिधि का मतलब होता है व्रत की परिधि होती है, चारों ओर जो होती है व्रत की जो परिधि होती है, इस प्रकार से आपकी
परिधि होती है, व्रत जो आपका ये केंद्र है उसके चारों ओर जो होता है उसको परिधि बोलते हैं दोस्तों। तो पारिध का मतलब क्या हुआ, परिधि, जिसके चारों ओर मजबूत परकोटा बनाओ उसको क्या बोलेंगे, पारिध दुर्ग कहेंगे दोस्तों। वन दुर्ग, जो दुर्गम वनों में, कांटेदार वनों के बीच में अगर कोई दुर्ग बना हुआ है तो उसको वन दुर्ग कहेंगे दोस्तों, ये तो नाम से स्पष्ट है। इसके अलावा धन दुर्ग, धन का मतलब रेत, रेत के जिसके चारों ओर रेत हो, मरुस्थल हो, वो आपका धन दुर्ग कहलाएगा। जल दुर्ग, जिसके चारों ओर पानी हो, वो आपका जल दुर्ग कहलाएगा। गिरि दुर्ग दोस्तों, जिसके चारों ओर, क्षमा करें, जो किसी दुर्गम पहाड़ी पर बनाया गया हो, जो किसी ऊंचाई पर स्थित किसी पहाड़ी पर बनाया गया हो तो उसको गिरि दुर्ग कहते हैं। सैन्य दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसमें किसी व्यूह रचना में निपुण सैनिक रहते हैं, विशेषकर उसको बोलते हैं सैन्य दुर्ग। और जहां पर अगला है और अंतिम है आपका सहायक दुर्ग, यानी ऐसा दुर्ग जहां पर जो है राजा के सच्चे सहयोगी और बंधुजन रहते हैं उसको सहायक दुर्ग कहते हैं। दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्गों में अगर दुर्गों की वरीयता क्रम बनाई जाए तो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहलाता है सैन्य दुर्ग, जिसका सबसे ज्यादा महत्व बताया गया दोस्तों। इसके बाद आती है बात तो आपके राजस्थान दुर्गों की प्रमुख विशेषता, तो आपको बताया जा चुका है। विशाल परकोटा उनकी विशेषता है। इसके अलावा राजप्रसाद होना आवश्यक है। अभेद दुर्ग, अभेद बुर्ज, यहाँ पर ये शब्द जोड़ दिया जाए, अभेद बुर्ज हुआ करती थी उनकी। जलाशय हुआ करता था, सस्ता ग्रह हुआ करता था, मंदिर वहां पर अवश्य मिलता था। आपके किले के अंदर ही आपको मंदिर मिलेगा, सुरंग मिलेगी, गुप्त प्रवेश द्वार मिलेगा, दुर्ग के चारों गहरी खाई मिलेगी, सैनिक विश्राम गृह मिलेगा, अन्नागार मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं वो हर दुर्ग में आपको मिलेंगी, क्योंकि वो सब एक तार्किक रूप से बनाए जाते थे। विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में दुर्ग उन राजाओं की और प्रजा की मदद करता था, इसलिए उसको सही प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि राजस्थान में स्थापत्य कला का विकास किस प्रकार से हुआ, और स्थापत्य कला अपने चरम पर राजपूत काल में हमें देखने को मिलती है। और विशेषकर दुर्ग जो है वो राजस्थान की स्थापत्य कला के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। विशेषकर दुर्ग, मंदिर, छतरियां जो हैं वो आपको राजपूत काल में देखने को मिलेंगी। और जब उनका संपर्क मुगलों से हुआ तो मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव भी आप राजस्थान की राजपूत कला में देखोगे। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कुछ महल स्मारक भी बनाए गए थे, कुछ आपके मस्जिदों का निर्माण भी हुआ था। इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा, ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।